जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज दो राज्यों में 26 नवंबर को NMMS का एग्ज़ाम था, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो जिन भी बच्चों ने दिया है वो आंसर की को मिला लें और डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके पीछे ये रीज़न है कि अभी आपके लिए बच्चों श्रेष्ठा एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है, साथ में PM SSV का भी। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो दोनों जो कंपटीशंस हैं उसकी आपको जानकारी बच्चों मिल जाएगी। तो आप आंसर की मिला लीजिए, जितने भी नंबर आपके आ रहे हो जरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बच्चों लिखिएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जब किसी ड्रॉपर के नोज़ल को पानी में रखकर बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है। तो आपने जो बचपन में भी दवाइयाँ पी होंगी ड्रॉपर वाली, आपने खेला भी होगा। तो ये बच्चों इसके पीछे है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद है 92। बच्चों ये प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न मेरे ख्याल से राजस्थान या हरियाणा में आया था और मैंने अपने वीडियोस में प्रैक्टिस जो आपको मॉडल क्वेश्चंस बताता हूँ उसमें मैंने ये बताए भी थे। जिन भी बच्चों ने मेरे बताए हुए प्रैक्टिस पेपर को देखा होगा, मॉडल पेपर को देखा होगा, उनके क्वेश्चंस काफ़ी सही हुए होंगे क्योंकि काफ़ी बताए हुए प्रश्न बच्चों आए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, इसके बाद है बच्चों, यदि दो सतहों के बीच सर्पी घर्षण का मान 8 न्यूटन है तो उन सतहों के बीच स्थैतिक घर्षण का मान होगा। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जो सर्पी घर्षण होता है वह हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 8 न्यूटन से बच्चों ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए आपकी इसकी समझ में नहीं होती, अगर आपको तुक्का लगाना होता, आप सोचते हैं 8 न्यूटन है और बाकी ऑप्शंस में 2, 4 और 5 न्यूटन है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है 10 न्यूटन जो कि इससे ज़्यादा है, तो आपको आंसर ऐसे भी मिल जाता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 बच्चों सही है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। एक समान बल चार भिन्न वस्तुओं पर एक एक कर लगता है जिनकी सतही क्षेत्रफल निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से किसमें लगाए गए दाब का मान सर्वाधिक होगा। बच्चों काफ़ी बार मैंने बताया है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है सॉरी प्रेशर, हाँ दाब। तो दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कई बार बच्चों इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है, तो इसमें याद रखिएगा जिसका सबसे कम क्षेत्रफल होगा उसमें सबसे ज़्यादा दाब या प्रेशर लगेगा। तो ये ऑप्शंस देख रहे हैं कि किसमें सबसे क्षेत्रफल कम है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही होगा। देखिए मेरा जो प्रयास रहता है बच्चों, जो भी, क्योंकि कई नए बच्चे हैं जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है बिहार राज्य का, अन्य राज्यों का, महाराष्ट्र का, बंगाल का, तो उनको समझ के अगर करेंगे तो देखिए प्रश्न वही हैं लेकिन थोड़ा सा बदल के कहानी की तरह दूसरे रूप में आए हुए हैं। और ये काफ़ी प्रश्न मैंने बताए हुए, ये भी बताया हुआ मैंने। प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना प्रकाश का डैश कहलाता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों विक्षेपण जो है सही है। आँख का कौन सा भाग आँखों को रंग प्रदान करता है, काफ़ी बार मैंने बताया बच्चों आइरिस है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97 है आपके सामने। देखिए एकदम ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था। मैंने लाइट ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में काफ़ी बार बताया और ये भी बताया कि बदल के किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों। एक तारा पृथ्वी से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि वह आज चमकता है तो यह घटना कितने समय बाद पृथ्वी पर दिखाई देगी। बच्चों आपको प्रकाश वर्ष का पता है कि एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 10 प्रकाश वर्ष दूर है तो भाई रोशनी आने में 10 वर्ष का समय लगेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है बच्चों, 10 दिन। किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 98 का ऑप्शन 2 जो है, केवल अवतल दर्पण द्वारा यानी कि कॉनकेव मिरर द्वारा बनाया जा सकता है। एक बस 27 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है तो बस की चाल होगी। बच्चे देखिए ये जो है, बस ट्रेवल्स 27 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बसेज। आपको पता है स्पीड जब भी होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ लेकिन जो खेल है बच्चों, ये जितने भी हैं इसके यूनिट्स है, मात्रक जो है वो है मीटर पर सेकेंड में। एक तो ये किलोमीटर है तो इसको बदलना होगा मीटर में, ये मिनट है इसको बदलना होगा सेकेंड में, बस इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये देखिए 27 किलोमीटर है तो 27,000 मीटर हो गया,
और बटे समय 45 मीटर है मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से हमें गुणा करना है। अब हम कट्टम गुट्टा खेल लें, 0 से 0 गया। अब हम 9 से काट दें, 9 5 जो 45 और ये हो जाएगा 9 3 जो 27, 0 0 आ गया। फिर हम 6 से काट जाते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। फिर हम 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा, आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3 था, तो काफ़ी इजी था। बस ये था कि जो यूनिट्स थे, मात्रक थे, उनका हमें ध्यान यहाँ पर रखना था। यदि एक वस्तु को दो समतल दर्पणों जो एक दूसरे के समानांतर तथा आमने सामने हैं के बीच रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या हो गया। देखिए दो मिरर हैं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, उसकी कितनी इमेज बनेगी। तो बच्चों इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा इन्फिनिटी यानी कि अनंत इमेज बनती है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। क्योंकि एक का इधर इमेज बना तो उसी का इधर बना, ऐसे ऐसे करके लाखों, मतलब उसकी संख्या ही नहीं बच्चों, आप समझ सकते हैं। अंध बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम नहीं देख पाते क्योंकि उसके पीछे बच्चों कारण है, इट हैज़ नो सेंसरी सेल्स, मतलब इसमें कोई प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं होती उस जगह, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यदि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, देखिए सेम क्वेश्चन बच्चों आया था, सेम क्वेश्चन आया था। आपतित किरण परावर्तन कोण जो है 60 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सिंपल नियम पता है आपको, ठीक है। आधा आधा होगा तो 30 डिग्री होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आएगा बच्चों इसका 30 डिग्री, हमें 2 से डिवाइड कर लेना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न ये वाला भी, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के परीक्षण के लिए किन अभिक्रमकों की आवश्यकता होती है। विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इन फूड सैंपल्स। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के लिए बच्चों कई बार पत्तियों में भी आपने आयोडीन की टेस्ट की बात सुनी होगी कि खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, तो उसके लिए आयोडीन का किया जाता है। और प्रोटीन के लिए बच्चों कॉपर सल्फेट और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से वह पदार्थ जो पानी में रखा जाता है। देखिए हमने केरोसिन का सुना होगा, कई देखिए सोडियम जानबूझ के दिया कि बच्चे सोडियम देखेंगे तुरंत टिक लगा दें, वो भी पहला ऑप्शन, ठीक है। पानी में जो रखा जाता है बच्चों, फॉस्फोरस रखा जाता है। फॉस्फोरस से आपको पता होगा क्या बनाया जाता है, माचिस की तिलियाँ बनाई जाती हैं, माचिस का जो आगे ब्लैक भूरे रंग का भाग होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको बच्चों पानी में रखा जाता है। बच्चों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद है आपका 105 है, क्वेश्चन 105 है। बेकिंग सोडा जो है बच्चों वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ 1 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। इसके बाद है आपका क्विक लाइम कैल्शियम ये ऑक्साइड को कहते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ गया। कॉस्टिक सोडा बच्चों वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 हो गया। और स्लैग लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 105 का बच्चों इसलिए चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको इसी हिसाब से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एसिटिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन। तो बच्चों देखिए एसिटिक ऑक्साइड्स जो हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं, यानी कि जो अधातु हैं वो बनाते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही होगा। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु का नाम है, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, जो बच्चों ने पुराने वीडियोस मेरे बने उसको देखे होंगे उनका सर्तिया सही हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का संगठक नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर कोक नहीं है, कोक जो है कोयले का है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे गर्म भाग का रंग होता है, देखिए ऐसे ही जलने का एक आया था कि किस में जलेगा सबसे गर्म होगा, मेरे ख्याल से हरियाणा या राजस्थान वाले में था। सेम प्रश्न यहाँ पे बदल के आ गया है, तो है नीला भाग, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, काफ़ी बार मैंने बताया है और मेरे ख्याल से किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा। तो 110 का बच्चों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 बैकलाइट। इसको हम वापस से पा नहीं सकते हैं बच्चों, पिघला के वापस से नहीं बना सकते हैं, ये इसका फीचर। क्वेश्चन 111 है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो बच्चों ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमेशा याद रखिएगा। जब व्हेन मेटल्स कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मान लीजिए H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा, या क्लोराइड कर रहा है HCl के साथ कर रहा है तो मेटल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी आपको ध्यान में रखने चाहिए।
द गैस रिलीज्ड वाइल यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इज, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अग्निशामक यंत्र के प्रयोग में उत्सर्जित होती है? तो ये बच्चों सबको पता है, CO2 निकलता है। और CO2 क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि भारी होता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है वो, ठीक है। कैलामाइन विलयन में उपस्थित होता है। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स बच्चों जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है। बच्चों ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन डज नॉट इंक्लूड, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में डैश शामिल नहीं। तो बच्चों ये ड्रिप इरिगेशन जो है मॉडर्न टेक्निक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बीजों को भूसे से अलग करने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चों थ्रेसिंग करते हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, इसका बच्चों रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु की खोज की थी और जिससे कि एंथ्रेस रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। और 117 काफ़ी ईजी है, सभी बच्चों का सही हुआ होगा। बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है तो वो है मलेरिया। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन संबंधित है यानी कि फर्मेंटेशन रिलेटेड है? वो है बच्चों लुईस पैस्चर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है हार्मोन का स्राव करती है, तो वृद्धि हार्मोन का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, वो रिलीज़ करता है हार्मोन को। फिर मेल गैमेट्स आर कॉल्ड, तो इनको बच्चों शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, डॉली क्लोन का पहले स्तनधारी था, तो ये 5 जुलाई 1996। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? तो बच्चों यूट्रस में होता है। तो 122 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है, गर्भाशय, ठीक है। पंचमढ़ी ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का है, तो ये बच्चों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पैंक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो पैंक्रियाज बच्चों इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था इसमें 3-4 क्वेश्चन उसी से आए हैं, ठीक है। फिर है 125, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो नहीं में बच्चों ये लार ग्रंथि है, सलाइवरी ग्लैंड है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों ये मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जैसा भी कमेंट करेंगे, अगर बहुत बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर मैथ्स के भी वीडियोज़ को बना दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।